हेलो स्टूडेंट्स, देखो सीए फाउंडेशन की तुम्हारे अगस्त अटेम्प्ट की जो लॉ की एमटीपी है फर्स्ट सीरीज वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला देखो तुम लोग पेपर का स्ट्रक्चर समझो। आईसीआई ने मैच फिक्स कर रखा है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन कौन से नंबर पर होगा। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, तय कॉन्ट्रैक्ट का ही होना है। 1 का बी तय कंपनी का ही होना है। 1 का सी तय पार्टनरशिप का ही होना है। मेन एग्जाम में भी देख लेना, तुम्हें ऐसे देखने को मिलेंगे। ऐसे सारे चैप्टर की सीक्वेंस दे रखी है। तो सबसे पहला हम लेते हैं क्वेश्चन 1 का ए। ये किसका है? कॉन्ट्रैक्ट का है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स कार को लीज पर देता है, मतलब बेलमेंट की बात हो रही है। एक दिन वाई आया और उसे कार किराए पर लेनी है 10 दिनों के लिए, क्योंकि उसके दिल्ली से अमृतसर जाना और फिर वापस भी आना है। एक्स ने उसे कहा होंडा सिटी दे दूंगा, 50,000 रुपए लूंगा। ठीक है, और एक कंडीशन थी कि पेट्रोल और टोल ये दोनों उसका जेब से लगेगा। देखो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम आसान करना सीखो। एक्स कार रेंट पे दे रहा है तो ये कौन है? बेलर। किसको दे रहा है? वाई को। तो वाई कौन है? बेली। अब ड्यूरिंग द जर्नी कार का इंजन चॉक्ड हो गया मतलब खराब हो गया। अब वाई को उसे सही करवाने के लिए जेब से 10,000 रुपए देने पड़े। देखो वाई 50,000 रुपए रेंट दे रहा है, तो ये कौन सा बेलमेंट है? नॉन ग्रेचुअस। ठीक है, जब वो वापस आ रहा था तो ब्रेक ऑफ कार और वर्क नहीं कर रहे सारी ट्रेजेडी बेचारे इसी के साथ थी भी। और वाई का एक्सीडेंट हो गया और अस्पताल में 50,000 और ठुक गए। वाई एक्स से कह रहा है कि भाई 60,000 रुपए दे। अब 60,000 किस बात के? 60,000 में देखो फर्स्ट 50,000 तो किसके हैं? जो एक्सीडेंटल चार्जेस है, और 10,000 किसके हैं? जो गुड्स को रिपेयर करवाना पड़ा। सेक्शन 148 में बेलमेंट की डेफिनेशन लिखो, 150 एंड 158 का कनेक्शन ऐड करो। अगर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो भी लगे वो कहते हैं इसमें बेली किससे रिकवर कर सकता है? बेलर से रिकवर कर सकता है। तो अब क्या वाई 50,000 का जो किराया देना था उसको अपने पास रोक सकता है? बिल्कुल। क्या एक्स लायबल है डैमेजेस देने के लिए एज ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स ऑफ फॉल्ट इन कार? देखो ग्रेचुअस बेलमेंट होता तो बेलर बच जाता, पर ये तो नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है। चाहे बेलर अवेयर है चाहे नहीं है, वो चार्ज ले रहा है तो उसे गुड्स ओके कंडीशन में देना चाहिए। तो बेलर दोनों ही केसेस में क्या माना जाएगा? लायबल। तो यहां पर वाई भी रिकवर कर सकता है, वो अमाउंट रोक सकता है, और एक्स इसके लिए लायबल है। अब देखो इसका आंसर जो है, आंसर लिखना आईसीए का एक स्टाइल है। देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो भी होंगे उसमें सबसे पहला लिखो प्रोविजन। इसमें अभी कोई लैंग्वेज क्वेश्चन की मिक्स मत करो। तो ये देखो पहले प्योर तुम्हारा प्रोविजन आया, ठीक है, फिर करो डिस्कशन। मतलब केस स्टडी का आंसर लिखना कैसे है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला प्रोविजन, फिर आया डिस्कशन। डिस्कशन में कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में स्टोरी दे रखी है वही चिपका दो, और लास्ट में क्या देना है तुम्हें? कंक्लूजन। इस तरीके से आंसर क्या करना है? कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड में 9 डायरेक्टर्स है बोर्ड में। एओए में लिखा हुआ है कि कॉरम फॉर बोर्ड, कॉरम वो मिनिमम मेंबर्स जो मीटिंग को शुरू करने के लिए चाहिए, वो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। कंपनी एओए क्या करना चाहती है? अमेंड, और इसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है कॉरम फॉर मीटिंग कितना होना चाहिए? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 4 डायरेक्टर्स।
कोई बात नहीं, यहां तक तुम्हारा क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा। क्वेश्चन यहां से शुरू है, कंपनी को एडवाइस करो प्रोसीजर फॉर इंक्लूडिंग दिस एंट्रेंसमेंट प्रोविजन इन एओए। ये जनवरी 25 मेन एग्जाम में भी आया हुआ है। कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी, उसको एंट्रेंसमेंट प्रोविजन एओए में लाना है, तो कैसे लाएगी? सबसे पहला देखो एंट्रेंसमेंट प्रोविजन होता क्या है। एंट्रेंसमेंट वर्ड आ रहा है टू प्रोटेक्ट समथिंग, और हमें प्रोटेक्ट किसको करना है? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को। एक सेक्शन 14 है कंपनीज एक्ट का, वो कहता है भाई एओए का ऑल्टरेशन करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। स्पेशल रेजोल्यूशन नॉर्मली कितने पर पास हो जाता है? 75%। वैसे 3 टाइम्स है, तुम फाउंडेशन में 75% ध्यान रखो, इंटर में 3 टाइम्स फॉलो कर लेना। तो एंट्रेंसमेंट प्रोविजन देखो क्या है, एओए नॉर्मली एज पर सेक्शन 14 किससे ऑल्टर हो जाएगा? एसआर। एंट्रेंसमेंट प्रोविजन कहता है एओए को एसआर से ऑल्टर नहीं होने देंगे, उससे हार्डर वे से, उससे रेस्ट्रिक्टिव वे से, मतलब मोर देन एसआर पे ऑल्टर करेंगे। तो एओए एसआर पर ऑल्टर हो रहा था, इसका मतलब कितने परसेंट शेयर होल्डर की कंसेंट चाहिए? 75। तुमने कहा 75 नहीं 80 90% ऐसे शेयर होल्डर की कंसेंट चाहिए। तो जब परसेंटेज ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो जो छोटे छोटे शेयर होल्डर होते हैं उनके वोट की वैल्यू बढ़ती है। यही क्या है? एंट्रेंसमेंट प्रोविजन, टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज शेयर होल्डर्स, स्मॉल शेयर होल्डर्स। वरना कंपनी में शेयर होल्डर का बड़े से बड़ा रेजोल्यूशन क्या होता है? एसआर, और एसआर 75% पे पास हो जाएगा, तो इसका मतलब डोमिनेंस कौन दिखाएंगे? सिंपल सा लॉजिक है, जो ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स लेकर बैठे वही तो डोमिनेंस दिखाएंगे। तो उनका डोमिनेंस कंट्रोल करने के लिए हमने कौन सा प्रोविजन बना रखा है? एंट्रेंसमेंट। तो एंट्रेंसमेंट प्रोविजन क्या करता है? एओए को एसआर पर ऑल्टर नहीं करता, उससे ज्यादा पर ऑल्टर करता है, तो ऑल्टरेशन और रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और हार्ड हो जाता है। अब एंट्रेंसमेंट प्रोविजन एओए में आता कैसे? या तो कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पर जब एओए बन रहा है, और फॉर्मेशन के टाइम पर लाना भूल गए, तो प्राइवेट कंपनी विद कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स एंट्रेंसमेंट प्रोविजन किस में लाएगी? एओए में। और अगर ये कंपनी पब्लिक होती तो फिर ये एसआर पास करके एंट्रेंसमेंट प्रोविजन किस में ले आएगी? एओए में। और एंट्रेंसमेंट प्रोविजन कहते हैं इसमें आ चुका है, इसके लिए अपन नोटिस किसको देंगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। बी का 2, क्या ये कंपनियां स्मॉल कंपनी है? तो देखो स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया क्या था? सबसे पहला नेचर वाइज कौन सी कंपनी है? प्राइवेट। चलो ये प्राइवेट तो है, पर ये तो पब्लिक है, ये तो वैसे ही नहीं है, ये तो स्मॉल कंपनी है ही नहीं। फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या है? जिसकी मैक्स पेड अप कैपिटल 4 करोड़, मैक्स टर्नओवर 40 करोड़। तो देखो इसका टर्नओवर 10 करोड़ है, ये भी विद इन रेंज है। पेड अप कैपिटल कितनी है? 1 करोड़ है, ये भी विद इन रेंज है। यहां तक तो ये स्मॉल कंपनी है। अब इसके टोटल कितने शेयर्स है? 1 लाख। इस 1 लाख में से 60,000 शेयर्स दूसरी प्राइवेट कंपनी लेकर बैठी है। अब ये स्मॉल कंपनी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्मॉल कंपनी में एक्सक्लूड किसको करते हैं? सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, कंपनीज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। अब इसके 60% शेयर्स ये लेके बैठी है, तो मतलब ये होल्डिंग कंपनी और ये हो गई सब्सिडरी। होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप आते तुम स्मॉल कंपनी नहीं रहे। तो देखो पहले ये एंट्रेंसमेंट प्रोविजन आएगा कैसे एओए में, उसके बारे में लिख रहा है। तो या तो फॉर्मेशन के टाइम पर या फिर एओए को ऑल्टर करके। अब ऑल मेंबर्स की कंसेंट है, इसका मतलब कंपनी कौन सी है? प्राइवेट। एसआर अगर कंपनी कौन सी है? पब्लिक। और एंट्रेंसमेंट का नोटिस किसको देना है? रजिस्ट्रार को। तो प्राइवेट कंपनी तो सबकी कंसेंट से एंट्रेंसमेंट प्रोविजन एओए में ले आएगी, और अगर ये पब्लिक होती तो एसआर से काम हो जाता। अब ये स्मॉल कंपनी लेके आया है, अदर देन पब्लिक कंपनी। पहले प्रोविजन ही आना है, तुम तय मान के चलो।
अदर देन पब्लिक कंपनी है, इसका मतलब एक प्राइवेट कंपनी है। ये पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीड 4 करोड़, टर्नओवर नॉट एक्सीड 40 करोड़, बीच में क्या है वर्ड एंड, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फिर एक्सेप्शन, ये स्मॉल कंपनी नहीं है जो अभी इन्होंने बेस बनाया, पर लिखने तीनों ही थे। तुम आंसर कंप्लीट करना सीखो, जितने क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, चाहे तुम्हारा 70% पेपर अच्छे से अटेंड हो गया, पास हो तुम उसी से हो जाओगे। तो देखो पहले तो वो स्मॉल कंपनी थी, लेकिन जैसे ये कनेक्शन जुड़ा तो वो सब्सिडरी बन गई, तो अब वो स्मॉल कंपनी नहीं है। और दूसरे केस में तो वो सीधी ही क्या थी, पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी क्या नहीं होती है, स्मॉल कंपनी नहीं होती, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एज प्रोवाइडेड अंडर पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 28। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय एस्टॉपल एक ही बात है। जो पर्सन बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट या तो खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज पार्टनर, या दूसरे को कहता है परमिशन देता है मुझे रिप्रेजेंट करो एज पार्टनर, जबकि वास्तव में वो पार्टनर है नहीं। थर्ड पार्टी इस रिप्रेजेंटेशन पे भरोसा करके फॉर्म को कोई क्रेडिट, लोन या गुड्स क्रेडिट पे दे देती है, तो अब इसकी पेमेंट के लिए फॉर्म भी लायबल है, साथ में वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी लायबल है। लेकिन पार्टनर बाय होल्डिंग आउट केवल उसके लिए लायबल है जिसके सामने ऐसी रिप्रेजेंटेशन दी गई, बाकियों के लिए नहीं। स्लीपिंग पार्टनर को रिटायरमेंट का कोई पब्लिक नोटिस नहीं देना, डेथ और इंसॉल्वेंसी का कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता। तो इनको तुमने आज भी पार्टनर बता दिया तो ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के बेसिस पर लायबल नहीं है। खैर सेकंड का ए का 1, ये तय सोगा का होगा, 7 नंबर का आएगा सोगा शुरुआत में। फिर बी किसका आएगा, कंपनी का। सी किसका आएगा, एलएलपी का। मैच फिक्स है। देखो इसको समझो, पी एक एंटिक आइटम क्यू को बेच रहा है 3 लाख में, तो सोगा में सबसे आसान है, सेलर और बायर को मार्क कर लो क्वेश्चन में। फिर 2,80,000 पे हो रखे हैं, बात 3 लाख की थी, पे 280 हुआ है, तो मतलब 20,000 पेंडिंग रह गया। ये तो अभी मई 25 में मेन एग्जाम में आया था। तो देखो 20,000 पेंडिंग रह गया, तो अब ये कौन सा सेलर है, अनपेड। अब अनपेड सेलर गुड्स पर क्या कर सकता है, लियन एक्सरसाइज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अनपेड सेलर की तुम सेक्शन 45 की डेफिनेशन देखो, अनपेड सेलर इज अ सेलर टू whom होल ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स हैज नॉट बीन पेड। प्राइस का 1 रुपया भी नहीं दिया तो वो अनपेड ही है, ठीक है। दूसरा देखो, तो चाहे 20,000 पे नहीं किया वो लियन एक्सरसाइज कर सकता है। एक ऑक्शन हो रही है दिल्ली में एंटिक आइटम के लिए, ठीक है। ये नोटिफाइड किया गया था कि सेल कब कंप्लीट होगी, जब हैमर ऑफ ऑक्शनियर हिट्स द टेबल एंड ही अनाउंसेस यू आर द हाईएस्ट बिडर। देखो ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होती है, जब ऑक्शनियर अनाउंस करता है उसका कंप्लीशन, ठीक है। अब कंप्लीशन अनाउंस कैसे करेगा, बाय फॉल ऑफ हैमर और एनी अदर कस्टमरी मैनर, पर उसको अनाउंस करना जरूरी है। एल ने बिड लगाई, हैमर फॉल हुआ, पर देखो सबसे मेन हिंट क्या है, अनाउंसमेंट नहीं की गई, तो मतलब ऑक्शन कंप्लीट ही नहीं हुई। अब एल कह रहा है मुझे गुड्स दो, गुड्स उसे दिया नहीं गया, क्या वो एल गुड्स की डिमांड कर सकता है, नो। ऑक्शन कंप्लीट होने के लिए ऑक्शनियर का अनाउंसमेंट मैंडेटरी है। देखो अब मैं तुम्हें दोनों के कंक्लूजन बता देता हूं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट तो थियोरेटिकल था, अगर कोई फॉर्मर पार्टनर रिटायर हो गया विदाउट गिविंग रिटायरमेंट ऑफ पब्लिक नोटिस और बाकी पार्टनर आज भी उसको अपना पार्टनर बता रहे हैं तो वो भी लायबल माना जाएगा, क्योंकि उसने बेवकूफी क्या की, रिटायरमेंट का भाई पब्लिक नोटिस क्यों नहीं दिया। राइट्स ऑफ लियन अनपेड सेलर एक्सरसाइज कर सकता है,
ये इन्होंने अनपेड सेलर की डेफिनेशन नहीं दी 45 की, ये तो सीधा लियन पर लिया है, पर उनको लिखनी चाहिए थी क्योंकि होल वर्ड वहीं से उठेगा। लियन कब एक्सरसाइज करेगा? 3 में से कोई भी एक कंडीशन, गुड्स क्रेडिट पे नहीं दिया हो, क्रेडिट पे दिया तो उसका टाइम एक्सपायर हो गया या बायर इंसॉल्वेंट हो गया। ये आ गया तुम्हारा डिस्कशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो चाहे 20,000 नहीं दिए 3 लाख में से, पी गुड्स देने से मना कर सकता है, पर मैं होता तो तुम्हारी जगह सेक्शन 45 अनपेड सेलर की डेफिनेशन लिखता। ऑक्शन सेल देखो केयरफुली कब कंप्लीट होती है? जब ऑक्शनियर क्या करता है, अनाउंस करता है इसका कंप्लीशन या तो फॉल ऑफ हैमर से या एनी अदर कस्टमरी मैनर से। इससे पहले पहले बिडर अपनी बिड ले सकता है। तो देखो ये सेल कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि ऑक्शनियर ने अनाउंस नहीं किया, तो एल गुड्स की डिमांड नहीं कर सकता, वो ऑक्शनियर से नहीं कह सकता भाई मेरी बिड हाईएस्ट थी, तूने वॉल ऑफ हैमर कर दिया, मुझे गुड्स दे, मिलेंगे नहीं। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सेपरेट लीगल एंटिटी, भाई सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग, उसके मेंबर्स अलग, सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स है। ठीक है, फिर कहते हैं इसमें कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो सब अलग है, कंपनी अलग, कंपनी के इनकॉर्पोरेटर्स मेंबर्स अलग है। ये तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब सेपरेट लीगल एंटिटी है तो ये बात किस में बताई गई? सालोमन के केस में बताई गई। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? कंपनी के मेंबर्स कंपनी से डील कर सकते हैं तो उनको राइट्स एंड लायबिलिटीज मिल जाएगी। कंपनी ऑलमोस्ट सारे काम ह्यूमन बीइंग जैसे कर सकती है, जैसे वो लोन ले सकती है, बैंक अकाउंट खोल सकती है, कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है। हालांकि कुछ नहीं कर सकती, उसको जेल नहीं भेज सकते, शादी नहीं कर सकते, उसका डाइवोर्स नहीं हो सकता, वो हमारी तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये तो किसका एंगल है? सेपरेट लीगल एंटिटी का। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की मानी जाएगी। हु इज द ओनर ऑफ अ कंपनी? कंपनी इटसेल्फ। शेयरहोल्डर्स प्रोवाइडेड कैपिटल टू द कंपनी, देन दे आर ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ द कंपनी, बट हु इज द रियल ओनर? कंपनी इटसेल्फ। तो कंपनी का मालिक कंपनी है, तो कंपनी की प्रॉपर्टी का मालिक भी कौन है? कंपनी इटसेल्फ। मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी के केस में एक शेयर होल्डर ने कंपनी के फर्नीचर का इंश्योरेंस खुद के नाम से करा लिया, तो भाई कंपनी के जब शेयर होल्डर से अलग एंटिटी है तो इंश्योरेंस किसके नाम से होना चाहिए था? कंपनी के। दूसरा पार्ट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन तो तुम 11-12 में पढ़ लेते हो, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर, वही तो परपेचुअल सक्सेशन है। पर खैर इसमें लैंग्वेज देखनी चाहिए। एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी मेंबर से सेपरेट एंटिटी है, सो मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। मेंबर्स की डेथ इंसॉल्वेंसी कंपनी पे इंपैक्ट नहीं डालती। लॉ क्रिएट्स इट, सो लॉ अलोन कैन डिसॉल्व इट। कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, तो मान लो चाहे मेंबर ने शेयर खुद ने ट्रांसफर किए, चाहे उसकी डेथ से शेयर ट्रांसमिट हो जाएंगे, तो एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। फिर एलएलपी का नेम कैसे चेंज होगा और कब सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी को नेम डायरेक्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए कह सकती है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे डायरेक्शन फॉलो नहीं किए। देखो एलएलपी एक्ट में नेम का एंगल सेक्शन 15, 16, 17 में। सेक्शन 15 क्लॉज 2 कहता है कोई भी एलएलपी किसी ऐसे नेम से रजिस्टर्ड नहीं हो सकती जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आइज में अनडिजायरेबल है, या वो एग्जिस्टिंग कंपनी एलएलपी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स है। किससे? एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग एलएलपी, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। अब मान लो कोई एलएलपी किसी ऐसे नेम से रजिस्टर्ड हो गई जो किससे मिलता जुलता है? एग्जिस्टिंग कंपनी या एलएलपी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। तो जिस एग्जिस्टिंग कंपनी है वो एलएलपी से कहती है भाई तू तेरा नेम चेंज कर ले, तो एलएलपी प्यार से चेंज कर ले तो सेक्शन 16 लगेगा। एलएलपी रिफ्यूज कर देती है, मैं तो नहीं चेंज करूं, तेरे को दिक्कत है इस नेम से तो तू चेंज कर ले, मतलब न्यू एलएलपी पुराने एलएलपी को मना कर रही है, तो मामला किसके पास आएगा? सीजी के पास। फिर सीजी न्यू एलएलपी को डायरेक्शन देगी कि भाई मेरे डायरेक्शन से 3 मंथ्स में तेरे को अपना नेम क्या करना होगा? चेंज। तो न्यू एलएलपी को अपना नेम चेंज कर लेना चाहिए, रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज में नेम चेंज करके इन्फॉर्म करना चाहिए। पर न्यू एलएलपी सीजी से कहती है चल हट,
मैं नेम चेंज ना करूं, सीजी कहती है अच्छा मेरा डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रही, अब सीजी उससे अपने साइड से कोई सा भी नाम दे देगी, ठीक है। तो न्यू एलएलपी को वो नेम अब चाहे चॉइस है चाहे मजबूरी है वो रखना पड़ेगा। और रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी से पुराना नाम हटाएगा, नया नाम लिखेगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। PQR पार्टनर्स है इस कंस्ट्रक्शन फॉर्म PQR एसोसिएट्स। फॉर्म कौन से बिजनेस में, कंस्ट्रक्शन। P ने सीमेंट खरीदी है ऑन बिहाफ ऑफ फॉर्म फ्रॉम D। देखो पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी है कि वो फॉर्म के लिए ट्रांजैक्शन बना सकता है, ठीक है। मतलब इसमें काफी सारे प्रोविजन मिक्सअप होंगे। सेक्शन 19 का एंगल है, 23, 22 का एंगल है। फिर कहते हैं इसमें थोड़ा और आगे बढ़े, पार्टनर ने अगर फॉर्म की प्रॉपर्टी मिसअप्लाइड और की है, ठीक है, तो उसके लिए कहते हैं इसमें कौन लायबल हो जाएगी, फॉर्म लायबल हो जाएगी। सेक्शन 26 एंड 27 में भी है, तो कई सारे प्रोविजन लगाने हैं। तो इसने क्या किया है, पी ने फॉर्म के नाम से सीमेंट खरीदी है तो खरीद सकता है। सीमेंट उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फॉर्म में यूज आती है, इसने और मदद की है, लेकिन पी नालायक था। मतलब उसने PQR एसोसिएट फॉर्म में, उसका पार्टनर गया डी के पास, सर फॉर्म के लिए कहते हैं इसमें सीमेंट चाहिए, डी ने दे दी। अब पी ने क्या किया, उससे अपना घर बना लिया। सप्लायर को नहीं पता था कि ये नालायक है, उसने फॉर्म से प्राइस मांगी। फॉर्म कहते भाई हमें कौन सी सीमेंट मिली, क्या फॉर्म मना कर सकती है, नहीं। ये एक्ट फॉर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है। पार्टनर अगर उस प्रॉपर्टी को मिस अप्लाइड कर रहा है तब भी फॉर्म क्या मानी जाएगी, लायबल। तो क्या फॉर्म का कंटेंशन टेनेबल है, नो। अगर मान लो पार्ट ऑफ सीमेंट परचेज बाय पी वाज डिलीवर्ड टू फॉर्म और बाकी वो खुद के लिए यूज करे, इससे आंसर फर्क नहीं पड़ेगा। डी अपना पूरा पैसा फॉर्म से मांग सकता है, फॉर्म उसकी रिकवरी किससे कर लेगी, पी से कर लेगी, ठीक है। पर इसमें ज्यादा प्रोविजन लगाना है। एक और करा दो फिर आगे बढ़ते हैं, या चलो पहले ये इसका आंसर ही देख देते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। चेंज ऑफ नेम तुम्हें मैंने पूरा बता दिया, 15, 16, 17 मिक्स करके। देखो सेक्शन 18 पार्टनर फॉर्म का एजेंट है, फिर किसको मिक्स किया, 25 एंड 26 को। 25 नहीं करना चाहिए था। 25 के अंदर तो क्या है, पार्टनर फॉर्म के एक्ट के लिए लायबल है, इन्हें 26 एंड 7 लेना चाहिए था, ठीक है। तो 25 का मैं तो मानता हूं कि इन्होंने थोड़ा भावनाओं में ले लिया पॉइंट, 26 बिल्कुल सही है। तो देखो ये तुम्हारा कंक्लूजन है, फॉर्म जो मना कर रही है वो गलत है, फॉर्म को पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फॉर्म में बना है। और दूसरा कहते हैं इसमें अगर पार्टनर कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये देखो ये किसको लेके आया है, 26 को, तो फॉर्म लायबल होगी। हाँ फॉर्म बाद में रिकवरी पार्टनर से कर लेगी, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ MOA ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड ऑथराइज कर रहा है कि कंपनी बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन प्रॉपर्टी इन गुड़गांव कर सकती है, ओके। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग कंपनी क्या कर सकती है, ये बिजनेस, ठीक है। कंपनी की ये बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया कि हम बिजनेस को डाइवर्सिफाई करेंगे और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी आएंगे। ओहो, अब इसलिए उन्होंने क्या किया, 5 करोड़ रुपीस इससे बोरो किए, लेकिन मेंबर्स ऑफ कंपनी डिड नॉट अप्रूव द डिसीजन ऑफ बोर्ड। अब कंपनी ने क्या किया, पेमेंट करने से मना कर दिया। अब हमें बताना है व्हाट इज द रिकोर्स अवेलेबल टू मैग्नम फाइनेंस लिमिटेड फॉर रिकवरी ऑफ लोन। देखो दो चीजें, तुम इसे अल्ट्रा वायरस से सॉल्व करोगे या इंडोर मैनेजमेंट से। इंडोर मैनेजमेंट यहां एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों,
इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि एओए में लिखा हुआ है कि ये ट्रांजैक्शन बनाया जा सकता है शेयर होल्डर की अप्रूवल से या शेयर होल्डर के रेजोल्यूशन से, पर डायरेक्टर ने वो रेजोल्यूशन पास ही नहीं करवाया और फिर भी ट्रांजैक्शन बना लिया। अभी ऐसा तो कुछ है ही नहीं भाई, सिंपल सा लॉजिक है, तुम बिजनेस ये कर सकते थे और तुम दूसरा कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट लॉ चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट लॉ चेंज करने के लिए शेयर होल्डर की एसआर के रूट से क्या लेनी होती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है, जो तुमने ली नहीं। अब कहते हैं जो लोन ले लिया, सिंपल लॉजिक है, ये अल्ट्रा वायरस है, तो कंपनी पे करने से मना करिए, वो सही है। हाँ, अगर इससे कंपनी की लायबिलिटी क्लियर की गई है तो जो आउटसाइडर है वो कंपनी का एक तरह से क्रेडिटर माना जाएगा और अपना पैसा वसूल कर लेगा, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बी का 1, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स जो एमओए में लिखे वो डिपार्ट हो सकते हैं केवल उस एक्सटेंट तक जो एक्ट में लिखा हुआ है, उससे बाहर नहीं। अगर इससे बाहर कोई ट्रांजैक्शन बनाया गया है जो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ नॉट ओनली डायरेक्टर्स बट आल्सो ऑफ कंपनी, वो होली वॉइड एंड इनऑपरेटिव है, तो कंपनी उसके लिए बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, तो कंपनी को वो फंड यूज करने से रोका जा सकता है, वो ठीक है। मतलब अगर मान लो अल्ट्रा वायरस मनी ले ली और अभी तक यूज नहीं आई है, तो आउटसाइडर कोर्ट में जाके कंपनी से कहेगा कि सर इसको वो ट्रांजैक्शन कहते हैं जो फंड मिले वो यूज करने से रोको, तो कोर्ट इंजंक्शन ऑर्डर, इंजंक्शन स्टे ऑर्डर इश्यू करके उसको रोक सकता है। बाकी अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन से ना तो कंपनी तुम्हारे पर सूट फाइल करेगी ना तुम कंपनी पे फाइल करोगे। एमओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो पब्लिक को ट्रांजैक्शन बाद में बनाना चाहिए, पहले पढ़ लेना चाहिए था। पूरी अल्ट्रा वायरस चिपका ही है। तो मैग्नम कौन थी, क्रेडिटर, वो कैन नॉट एनफोर्स अगेंस्ट एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, बट अगर वो पैसा यूज हुआ है कंपनी के लॉफुल डेब्ट को क्लियर करने के लिए तो वो डेटर से पैसा मांग सकती है, और अगर पैसा खर्च नहीं हुआ है तो कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर इश्यू करके रुकवा दो। आगे देखो, S&M Limited was registered in 2021 with the share capital of this blah blah blah। ओहो, मेन तो ये सेक्शन 8 कंपनी एनपीओ। ओके, कंपनी को दबा के प्रॉफिट हुए, अब उसके मेंबर्स कह रहे हैं भाई डिविडेंड दो। सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती। सेक्शन 8 कंपनी अपनी इनकम को केवल अपने ऑब्जेक्ट्स में यूटिलाइज करेगी पर डिविडेंड नहीं दे सकती, कंप्लीट प्रोहिबिशन है। एक्सप्लेन द वेरियस पर्सन बाय whom a contract may be performed। ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के यूनिट 4 का आ गया। कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म कर सकता है, प्रोमिसर हिमसेल्फ, जॉइंट प्रॉमिस है तो जॉइंट प्रॉमिसर, फिर उसका एजेंट या एलआर, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स के ऊपर क्या नहीं कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा। फिर वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स, और अपना आंसर जस्टिफाई करो, मतलब रीजंस दो। मिसेस प्रिया ने 10,000 दिए एक मैरिज ब्यूरो को टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोस्पेक्टिव ग्रूम फॉर हर डॉटर्स मैरिज। देखो इसमें दो क्वेश्चन है, एक, क्या तुम इसे मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट के बेसिस पे वॉइड मानोगे, आंसर है नो। मैरिज ब्यूरो वाले केवल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो प्रोएक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे हैं जैसे मैरिज ब्रोकर प्ले करता है, तो ये तो वैलिड है। भारत एग्रीज विद जोन टू सेल इज व्हाइट बुल, दोनों को ही नहीं पता, ओहो बुल तो पहले ही मर गया, दोनों को ही नहीं पता। सेक्शन 20 बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एग्रीमेंट इज वॉइड। ऋषभ सेल्स द गुडविल ऑफ हिज शॉप टू ओमकार फॉर ₹10 lakh and promises not to carry on such similar business within local limits so long as ओमकार carries on like business। देखो सेक्शन 27 में जाओ, बायर ऑफ गुडविल में इंपोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अपॉन सेलर ऑफ गुडविल। अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ये है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वैलिड, मतलब या तो टाइम लिमिट गिवन हो या स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स गिवन हो। फॉरएवर आता वॉइड है, होल ऑफ द इंडिया आता वॉइड है, लोकल लिमिट्स मतलब एक सिटी।
प्रॉपर्टी 2 लाख की थी, एग्रीड टू बी सोल्ड फॉर जस्ट ₹25,000 बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड देखो सिंपली सेक्शन 12 कहता है कि उसके साथ एग्रीमेंट जो होता है वो क्या होता है, वॉइड होता है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये वॉइड है। वैलिड वॉइड वैलिड वॉइड, फोर्थ का ए। सेक्शन 8 कंपनी क्या नहीं कर सकती, डिविडेंड नहीं दे सकती, डिविडेंड इज इनवैलिड। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म कर सकता है, प्रोमिसर, एजेंट, एलआर, थर्ड पर्सन। अगर वैसे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल बट स्ट्रेंजर फॉर कंसिडरेशन इज पॉसिबल, तो थर्ड पार्टी भी परफॉर्मेंस दे सकती है। जॉइंट प्रोमिसर बता चुका हूं। तो देखो अपन ने क्या पढ़ा था, वैलिड वॉइड वैलिड वॉइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज अंडर एनआई एक्ट। देखो सेक्शन 61 पे जाओ। बिल अकेला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको एक्सेप्ट करवाना होता है बिफोर इट्स मैच्योरिटी। तो एक्सेप्ट करवाने के लिए लेके कौन जाएगा, होल्डर। किसके पास लेके जाएगा, ड्रॉई के पास, ठीक है। अब ड्रॉई को एक्सेप्टेंस देनी है। अगर होल्डर ने इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं की तो ड्रॉई अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज, ड्रॉवर भी डिस्चार्ज, लायबल पार्टीज डिस्चार्ज फ्रॉम इट्स लायबिलिटी, क्योंकि गलती होल्डर की, उसे प्रेजेंट करनी चाहिए थी। तुमने प्रेजेंट की पर सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया है, वो मिला ही नहीं, तो अब कहते हैं इसमें होल्डर इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर मान लेगा, होल्डर बिल को डिसऑनर मान लेगा, फिर एक्शन ले लेगा। अगर ये कस्टम या यूसेज या लॉ ने अलाउड किया है कि प्रेजेंटमेंट बाय पोस्ट अलाउड है, तो पोस्ट का मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट या रजिस्टर्ड लेटर से भेजना। अब तुमने प्रेजेंट नहीं किया तो सामने वाला पार्टी अब लायबल नहीं है होल्डर के लिए। डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम प्रेजेंटमेंट ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट फॉर साइट 61 और 62। देखो अ प्रॉमिसरी नोट पेबल 100 डेज आफ्टर साइट, तो पहले उसकी साइट कराओ, फिर उसमें 100 डेज मतलब पीरियड ऐड करो, फिर उसके बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड, फिर उसकी पेमेंट मांग लो। एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच अ बिल बिकम्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहला पार्लियामेंट में कोई भी लॉ बनानी है तो बिल रखा जाता है, वो पार्लियामेंट के दोनों सेशन लोकसभा और राज्यसभा उससे डिबेट एंड डिस्कशन के बाद पास होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट को असेंट के लिए भेजते हैं, प्रेसिडेंट के असेंट के बाद उसको नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करते हैं, उसमें एक डेट बताता है गजट में जिससे वो एक्ट एप्लीकेबल होगा, फिर वो क्या बन जाता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा पूछा है जब भी कोई लॉ बनती है हाउ इट इज एनफोर्स एंड विच अथॉरिटीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन। तो ये तो डिपेंड करेगा लॉ सेंट्रल है या स्टेट एक्ट। तो अगर सेंट्रल एक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एनफोर्स करवाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब उसकी मिनिस्ट्रीज, और स्टेट एक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट एनफोर्स करवाएगी। फिफ्थ का ए का 1, MNL Limited as supplier of electronic components entered into a contract on August 1, 2023 with PQR Enterprise for sale of 1000 unit of microchip। फिफ्थ का ए का 1 सोगा का होगा। Contract specifically identified by serial number and confirmed that they were in deliverable state। ये तो सोगा की यूनिट थर्ड का क्वेश्चन आ गया। गुड्स आइडेंटिफाइड हो चुका है और वो डिलीवरेबल स्टेट में, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू बायर। तो अब जो भी लॉस होगा वो कौन भुगतेगा, बायर। MNO लिमिटेड कौन है, सेलर। बायर कौन है, PQR एंटरप्राइज, ठीक है। डिलीवरी कभी भी वो फर्क नहीं पड़ता। फ्लड आया, गुड्स डैमेज्ड हो गया, पूरा स्टॉक, उसमें वो 1000 यूनिट भी, तो अब तुम्हें बताना है हु सेल सफर द लॉस, बायर।
What will be your answer if microchip are not specifically identified and marked for PQR enterprise? अब ये लॉस किसका है? सेलर का, ठीक है, क्योंकि गुड्स अभी आइडेंटिफाइड ही नहीं हुआ है, तो सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स की तरह सेल ट्रीट करो। ए परचेज अ मोटरसाइकिल फ्रॉम बी, ए कौन है? बायर, बी कौन है? सेलर, और कुछ दिन इसको यूज किया, बाद में पता चला मोटरसाइकिल जो बी ने ए को बेची थी वो चोरी की है स्टोलन गुड्स सेल कर दिया, तो ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयड कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ गुड्स भी है। और दूसरा सेक्शन 27 से 30 नेमो डैट कॉर्ड नॉन एबिट पे जाओ, नो वन कैन गिव विच ही हिमसेल्फ नॉट गॉट। चोरी का गुड्स बी के पास ही कोई राइट नहीं है, तो वो ए को कोई टाइटल कैसे ट्रांसफर करेगा? तो दो प्रोविजन लगाना है, ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयड कंडीशन एज टू टाइटल और दूसरा नेमो डैट कॉर्ड नॉन एबिट। डिस्कस द वेरियस ग्राउंड्स ऑन विच अ पार्टनरशिप फॉर्म मे बी डिसॉल्व्ड बाय कोर्ट। देखो कोर्ट डिसॉल्व कर रहा है सेक्शन 44, टोटल कितने ग्राउंड है? 7 ग्राउंड है, पर सब में तुम्हें लिखना क्या चाहिए? पहले तो वो ग्राउंड, जैसे पार्टनर इनसेन हो गया अदर देन स्लीपिंग पार्टनर, वो परमानेंटली इनकैपेसिएट हो गया, वो मिसकंडक्ट करता है, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट करता है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर देता है फॉर्म में, फॉर्म परपेचुअल लॉसेस में चल रही है, अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। पहले तो ग्राउंड, फिर एक लाइन आगे क्या जोड़ो ग्राउंड के साथ? कोर्ट में डिसॉल्व द फॉर्म, ये तो पूछा इसने। फिर आगे क्या ऐड कहते हैं इसमें करो? ऑन शूट ऑफ एनी अदर पार्टनर, बस उसमें जो ट्विस्ट है वो ट्विस्ट लिख दो। What are the conditions to be satisfied for an agent's authority in emergency? देखो सेक्शन 189, इमरजेंसी में एजेंट क्या क्या कर सकता है। तो पहली बात, इमरजेंसी बनी कैसे? एजेंट प्रिंसिपल से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, नो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी होनी चाहिए, मतलब गुड्स पेरिसेबल बन गया, ठीक है। अब एजेंट एक्ट एज अ प्रूडेंट पर्सन, मतलब जनरल कॉमन सेंस मैन, विद एन इंटेंशन टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस, लॉस से बचाने के लिए, जो खुद के केस में भी करता। और एजेंट के पास प्रिंसिपल का क्या था? गुड्स था। फिर क्लासिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट एज इनलैंड और फॉरेन। देखो इनलैंड में पहली कंडीशन क्या है? मेड और ड्रॉन इन इंडिया, मैं लिख देता हूं यहां पे, फिर एंड लगा है। अब दूसरी कंडीशन के 2 पार्ट है, एक पेबल इन इंडिया, सेक्शन 11 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कह रहा है, दूसरा और है पेबल टू अ पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब पहली कंडीशन तो एनी ऑफ फुलफिल होनी चाहिए, दूसरी में से 2 में से कोई भी एक फुलफिल कर दो। तो सबसे पहला प्रॉमिसरी नोट कोलकाता में बना, देखो ऐसे सॉल्व करना, फर्स्ट फुलफिल, पेबल इन मुंबई, तो मतलब सेकंड का कहते हैं इसमें एक पार्ट फुलफिल, दोनों फुलफिल, तो रिजल्ट ये कौन सी इंस्ट्रूमेंट है? इनलैंड। गलती की कोई गुंजाइश ही मत रखो ना, पूरा फॉर्मूला लगाओ। बिल वाराणसी में बना, पहली कंडीशन फुलफिल, जोधपुर के बंदे पे दूसरी की एक और फुलफिल, सीधा इनलैंड। ए आगरा का रहने वाला है, बिल आगरा में बनाया, पहली कंडीशन फुलफिल। बी न्यूयॉर्क का मर्चेंट है, दूसरी नहीं। पेबल इन दिल्ली, ये फुलफिल, फिर इनलैंड। दूसरी में 2 है, दोनों में से कोई भी एक फुलफिल और पहली एनी ऑफ फुलफिल। एक प्रॉमिसरी नोट न्यूयॉर्क में बना, पहली फुलफिल नहीं, सीधा फॉरेन, आगे पढ़ो ही मत। पहली तो एनी ऑफ क्या होनी चाहिए? मेड और ड्रॉन इन इंडिया। एक बिल लंदन में बना, सीधा फॉरेन, आगे दिमाग ही मत लगाओ। फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स। क्वासी सेमी या हाफ, certain relationship resembling those created by a contract. अब salient feature, it is not a real contract, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स मिसिंग है, बट अ कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज्ड बाय लॉ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस, ठीक है। फिर ये केवल जस्ट इन पर्सोनम क्रिएट कर रहा है, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन,
और बेसिकली किससे रिलेटेड है? मनी से, कभी कभी गुड्स भी मिल जाते हैं। इम्पोज बाय लॉ, दस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स एज अ बेली, गुड्स की प्रॉपर केयर करनी है, गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्सअप नहीं करना है। गुड्स में कोई इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो एक्रीशन, उसको वापस ओनर को लौटाना है, ओनर को ट्रेस करना है, और नेग्लिजेंस से गुड्स को कोई नुकसान हुआ तो कंपनसेट करना है। क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गुड्स। ए wholesaler of cotton has 100 bales in his godown. He agrees to sell 50 bales and these bales were selected and set aside. देखो गुड्स सेलेक्ट हो गया, तो ये कौन सा गुड्स है? असर्टेन्ड, क्योंकि आइडेंटिफाइड हो गया। और अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पर ही आइडेंटिफाइड हो जाता तो ये स्पेसिफिक है, पर इन्होंने बाद में स्पेसिफिक, बाद में आइडेंटिफाई किया। A agrees to sell B 1 packet of sugar out of the lot of 100 packets, मतलब गुड्स आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो ये कौन सा है? अनसर्टेन्ड गुड्स, और अनसर्टेन गुड्स के लिए एग्रीमेंट टू सेल होता है। सम टाइम ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, तो तुम्हें बताना है रिजल्ट बायर लूजेस इज राइट टू रिसाइन, तो सर्कमस्टांसेस बताना है वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड इवन ऑन द अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। कंडीशन वारंटी दोनों किसके फायदे के लिए बनी है? बायर के। नंबर 1, जब बायर इलेक्ट करता है एज ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, जब बायर वेव कर देता है जो ब्रीच ऑफ कंडीशन पे राइट्स एनफोर्स करने हैं उसको। फिर वेयर सेलर इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, या नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट में बायर कहते हैं इसमें क्या करता है? होल गुड्स या पार्ट ऑफ गुड्स एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये चार चीजों में ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी में कन्वर्ट हो गई। वारंटी में केवल डैमेजेस मिलते हैं, तुम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड या रेपुडिएट नहीं करा सकते। तो ये तुम्हारी एमटीपी कहते हैं। इसमें देखो यहां पर क्या हो गई? फिनिश। जो मैंने शुरुआत में तुम्हें तरीका बताया, प्रोविजन, डिस्कशन, कंक्लूजन, उस पोर्शन पे आंसर लिखो, आंसर कंप्लीट करो, फिर तुम्हारा कोर्स 70 to 80% भी अच्छे से हो गया तो भी तुम्हारे 50-60 का जुगाड़ बैठ जाएगा, और पूरा कोर्स करते हो तो बहुत खुशी की बात है। तो चलो, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।